सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 390 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टॉड मार्केस सर लैंग से कहते हैं कि क्या एम्परर ने खुद मार्शल डुगू को धोखे से नहीं मरवाया। इस सब चीज का गवाह उनकी सारी की सारी डुगू आर्मी का एक एक सोल्जर है। तो क्या इससे भी क्लियर कुछ हो सकता है कि एम्परर ही विद्रोही है। सर लैंग कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन नंबर से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस टियानियो में एंड पे आखिरी शब्द इम्पीरियल फैमिली का ही होता है। तो आप ही बताएं कि बाकी के क्लैन के लोग ज्यादा विश्वास किसके ऊपर करेंगे। एक वो है जो कि ऑलरेडी उनका एम्परर है कि हम पहले से इस नेशन के ट्रेटर, इस नेशन के विद्रोही हैं। तो अदर जूफेन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, सर लैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा रीजन स्टेट के साथ हुई हमारी लड़ाई को याद करने की कोशिश करें। इम्पीरियल फैमिली ने इन सारी सिचुएशंस को क्रिएट करके इन दोनों को ही एक डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया था और उसे लूट लेने दिया। उन्होंने इस सब को इतना ज्यादा स्पॉइल करने दिया, इस हद तक कि रीजन स्टेट ने खुद घोषणा की कि वो लोग हमें दबा देंगे, फिर चाहे ये सही हो या गलत हो। लेकिन फिर जब मैंने ऑब्वियस फैक्ट और इस केओटिक नेशन के बारे में अपने खुद के चैलेंजेस को इशू किया, तो इस नेशन की जनता और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। लेकिन फिर भी तब भी एम्पर एकदम चुप था। तो इस सब से ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इंपीरियल फैमिली के पास लोगों के सारे ओपिनियंस हैं। इस टाइम कुछ भी अलग नहीं है। इंपीरियल फैमिली हमें जो चाहे वो बुला सकता है और वो हमारे इन आरोपों को भी बिना किसी दिक्कत के तुरंत आसानी से निगल लेगा। तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग अपनी फोर्सेस के लिए किस तरीके से उन्हें बुलाते हैं या घोषणा करते हैं। वो हमारी इस सारी मेहनत को सिर्फ अपने एक घटिया से कागज से कुचल देगा। और वो न केवल इससे हमारी सारी की सारी प्लानिंग्स को खराब कर देगा, बल्कि वो इससे हमें सारी पब्लिक के सामने खुद उस पब्लिक का ही दुश्मन बना देगा। तो अदर जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद डुगू टाइसन भी गुस्सा होते हुए कहता है, तो क्या गॉडफादर को न्याय दिलाने का कोई रास्ता नहीं है। तो जूफेन कहता है कि हाँ बेशक इसका एक रास्ता है ना। हालांकि उनकी एग्जैक्टली जस्टिस नहीं, लेकिन बस उनकी महिमा का एक हिस्सा ही ले लो। और हम इस सब को हासिल करने के लिए विद्रोह की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अटूट वफादारी का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो अदर जूफेन की ये सारी बातें सुन रेड बॉय भी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आप हमसे कह रहे हैं कि हमें उस बूढ़े एम्परर से लड़ने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि मार्शल एम्परर के लिए हमेशा वफादार थे, लेकिन उन्होंने भी एम्परर को कभी कंट्री बेचने की इजाजत नहीं दी। वो कभी भी एक ऐसे एम्परर के साथ खड़े नहीं होते कि खुद अपनी इस कंट्री को बेच रहा है। तो फिर आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो अफजल जूफेन भी रेड बॉय की बात सुनने के बाद उसे रोकते हुए कहता है कि जनरल हुओ, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि मैंने ट्यूबा टाइसन को उस वक्त क्यों बख्श दिया। तो डुगू हुआ भी कहता है कि हाँ, आपने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। वो हरामी वहीं पे था जहाँ पे कि आप चाहते थे। तो आपने हमारे पुराने मार्शल का बदला तभी क्यों नहीं ले लिया। तो अब इधर ये सुन जूफेन उसे समझाते हुए कहता है कि क्योंकि उसे मारने से क्वान रॉन्ग पूरी तरीके से हेडलेस हो जाता। इससे वो सभी लोग ऑब्जिक्यूटली सभी लोगों की नजरों से ओझल हो जाते। हालांकि उसे जिंदा रहने देने से वो सभी लोग मेरी ओर ही देखेंगे और मुझे हराने की एम्परर की प्लानिंग्स के अपोजिट जाएंगे, जिससे कि ये सब और भी अधिक केओटिक को यानी कि अराजकता को टियानियो की ओर ले जा रहे हैं। इससे वो खुद को एक लंबे समय तक उजागर जरूर कर देंगे। तो अब इधर जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद सर लैंग भी खुश होते हुए तालियां बजाते हुए कहता है कि हाँ, स्टीवर्ट जू की तरह ही उनके पास असामयिक शक्ति तैयार है, एकदम इम्प्रेसिव और मार्वलस। और इस सबसे वफादारी को बहाना बना करके हम एम्परर को हम ये कड़वी गोली निगलने पर मजबूर कर देंगे। अब इधर सर लैंग की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, सर लैंग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब जो सर लैंग और जूफेन, अब ये दोनों तो अपनी अपनी इन बातों को समझ गए होते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमें तीनों हाउस लॉर्ड्स को दिखाया जाता है। उन लोगों को भी बिल्कुल हमारी तरह ही जूफेन और सर लैंग की ये प्लानिंग घंटा समझ नहीं आई होती है और वो लोग कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सिर्फ इतना कह रहे होते हैं, ये दोनों, इन दोनों में से एक ओल्ड फॉक्स है और दूसरा एक बच्चा है। हालांकि ये सब कुछ बिल्कुल चंचल है, लेकिन आखिर ये लोग क्या प्लानिंग बना रहे हैं। तो अब जूफेन उन लोगों से कहता है कि चाहे हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट पाने के लिए कोई भी रीजन दें, इंपीरियल फैमिली सिर्फ अपना एक स्टेटमेंट देगी, लेकिन सिर्फ
एक ही चीज है जिसे कि नकारने की उसकी भी हिम्मत नहीं है, और वो है एम्परर को रेस्क्यू करना और इन आक्रमण करने वाले लोगों को बाहर निकालना। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद दोनों हाउस लॉर्ड्स भी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इंपीरियल फैमिली भी क्वान रॉन्ग के साथ अपने इस समझौते को अभी भी सभी लोगों के सामने स्वीकार नहीं कर सकती। फिर तो सच में स्टीवर्ट ज़ू एम्परर को भी इस चीज का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो अब इधर ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्वान रॉन्ग को लाइट में आने देने के लिए एम्परर के पास जरूर ही कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी ही, और खराब से खराब सिचुएशन पर भी ये इस सब चीज को जुगे चेंगफेंग के ऊपर ही डाल देगा। लेकिन उसने ये कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि हम इसका इस्तेमाल उसके ही साथ युद्ध के लिए, अपनी रैंक मजबूत करने के लिए करेंगे। हाँ, और इस सब के बाद हमें उसका एक फनी फेस देखने को जरूर मिलेगा। तो अब जब ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद सर्लिंग भी कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, इस सब से हमारे नंबर में कमी का जो इशू है वो तो सेटल हो जाएगा, मगर लेकिन उनके बाकी के एक्सपर्ट्स का क्या? ऐसे आदमियों के साथ जो कि हमारे लोगों की मीलों दूर से जान ले सकते हैं, तो उनके सामने एक अच्छे नंबर की सेना भी क्या ही कर पाएगी। तो अब इधर सर्लिंग की ये बात सुनने के बाद कैलनैन पेविलियन के हेड भी कहते हैं कि हमें आखिर इस सब की चिंता करने की क्या जरूरत है, जबकि हमारी साइड पे हमारे पास इनविंसिबल स्कैम्प गू सेंगटोंग है। अब इधर सर्लिंग कहते हैं कि हाँ, हमारे इस टियानी में गू सेंगटोंग बिल्कुल इनविंसिबल है, लेकिन इंपीरियल फैमिली के पास क्वान रॉन्ग भी है, और मुझे डर है कि उन्होंने इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स ने गार्डियन सेक्ट और अपने बीस्ट टीमिंग सेक्ट से अपनी मदद के लिए बुलवा लेंगे। तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो हम ही एक बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। तो अब इधर सर्लिंग इतना सब कह करके सैड हो ही रहे होते हैं कि तभी एक आवाज आती है जिसे सुन करके वो शॉक हो जाते हैं, और वो आवाज उनसे कह रही होती है कि जब मैं आप लोगों के पास हूँ तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इधर उस आवाज को सुनने के बाद सभी लोग गेट की ओर ही देखने लगते हैं। उसी वक्त ज़ूफेन भी उस आवाज वाले आदमी को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि एल्डर ली, आपको बधाई हो, आपने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। अब जब ज़ूफेन के इतना कहने के बाद और एल्डर ली को अपने सामने देखने के बाद बाकी के सभी हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या ये मैड डिपर ली जियांगटियान है? क्या वो इतनी जल्दी अपनी इंजरियों से रिकवर हो गए? मगर लेकिन क्या उनकी सारी की सारी मेरिडियंस पहले ही टूट नहीं गई थी? अब जब ये सभी हाउस लॉर्ड्स ये सब सोच रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर एल्डर ली ज़ूफेन के सामने झुक करके उसे रेस्पेक्ट देते हुए उससे कहते हैं कि मेरी इस जिंदगी को बचाने के लिए मैं स्टीवर्ट ज़ू को अपनी पूरी जिंदगी दे करके भी धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी स्टीवर्ट ज़ू, मुझे बचाने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया, और उस समय के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए मैं अपने इमोशंस में कुछ ज्यादा ही बह गया था। तो गाइज, अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अभी इसकी आगे की थोड़ी स्टोरी और रह गई है जिसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। हाँ, चैनल पे नए हो और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कि मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।